नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एमपी कांस्टेबल के लिए जो आपका जीएस वाला सेक्शन आपके एग्जाम में आना है, मिक्स क्वेश्चन आने हैं इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से। इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट इश्यूज़ है, नेशनल और इंटरनेशनल स्कीम्स आनी है आपकी, एमपी स्पेसिफिक जीके आना है, कंप्यूटर बेसिक्स आना है। तो स्पेसिफिकली जो जीके वाला सेक्शन है वो आपका ओवरऑल सारी चीज़ें कवर कर रहा है। उसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ें कहीं से या किसी बुक से हम रिसोर्स लेने की कोशिश करें। समय सिर्फ इस चीज़ का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें ताकि हम एग्जाम हॉल में जाके कॉन्फिडेंटली चीज़ों को सही कर सकें। तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की हमने एक सीरीज चलाई है एमपी कांस्टेबल 2025 के लिए, जिसमें जो आपका जीएस वाला सेक्शन है उस जीएस वाले सेक्शन में जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सभी सिलेबस को मिक्स करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं अलग अलग टॉपिक से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इशूज, साइंस प्लस कंप्यूटर बेसिक्स। पहली और दूसरी क्लास अपलोड हो चुकी है जिसमें 100+ क्वेश्चंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए गए हैं। आज ये थर्ड क्लास है आपकी और इस थर्ड क्लास में हम सभी जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एमपी स्पेसिफिक है, करंट इशूज़ है, इन सभी से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जो इस क्लास में पहली बार है वो जाके पहला और दूसरा वीडियो भी देख लीजिएगा। आज इसकी थर्ड क्लास है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। और थोड़ा एक चीज़ और कोशिश करिएगा आप सब कि जब आप सब ये क्वेश्चंस आपके सामने आए तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपका भी बूस्टअप हो कि हाँ आप चीज़ें कर पाएंगे। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है बताइए। जो त्रिपिटक है, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आना है आपके सिलेबस में, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। त्रिपिटक किस धर्म या त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं आप सबके सामने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक में है क्या, जो बुद्ध भगवान की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनका संग्रह है। ये शिक्षाओं और उनके उपदेशों का संग्रह है, उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। तो कभी कभी आता है कि त्रिपिटक है क्या, ये सवाल भी पूछा जाता है कि त्रिपिटक ग्रंथ में क्या है। तो त्रिपिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म या बुद्ध भगवान की जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, वो उनका संकलन है। तो त्रिपिटक है क्या, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उनका पूरा संग्रह माना जाता है। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, इसी तरह इसीलिए इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। 3 कौन कौन से होते हैं। पहला होता है विनय पिटक। विनय पिटक बताता है अनुशासन संबंधी चीज़ों को, विनय पिटक। दूसरा होता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में है बुद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए गए हैं। तो सुत्त पिटक में क्या है, प्रवचन और उपदेश है। और तीसरा कौन सा होता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक। और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें क्या होते हैं, इसमें दार्शनिक चीज़ें होती हैं, इसमें दर्शन से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो इन्हें त्रिपिटक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा कौन सा होता है, अभिधम्म पिटक। एक सवाल और आता है कि विनय पिटक में क्या है। तो विनय पिटक में अनुशासन संबंधी चीज़ें बताई गई हैं, अनुशासन संबंधी चीज़ें हैं। दूसरा आता है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के प्रवचन हैं। और तीसरा अभिधम्म पिटक दर्शन से संबंधित है। क्लियर। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। तो हमें हर तरह से प्रिपेयर होकर एग्जाम हॉल में जाना है कि हमें सारी चीज़ें पता रहें। त्रिपिटक ग्रंथ में क्या है, त्रिपिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उपदेश है। त्रिपिटक किससे संबंध है, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है, तो अनुशासन संबंधी ज्ञान है। सवाल एमपीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि जो अनुशासन संबंधी ज्ञान है वो किस पिटक में दिया गया है, ये ऑप्शंस दिए गए थे। तो अनुशासन संबंधी जो ज्ञान है वो विनय पिटक में दिया गया है। क्लियर। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में प्रवचन दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक दर्शन संबंधी ज्ञान को दर्शाता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि आखिर इन्हें त्रिपिटक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं। और त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में क्या है, बौद्ध शिक्षाओं का संग्रह। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब त्रिपिटक क्या है, अब आपको पता चल गया कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उपदेशों का संग्रह है। और चूंकि ये 3 प्रकार का होता है इसलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है। इंडियन ज्योग्राफी आनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आनी है और मध्य प्रदेश से आप रिलेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का पेपर है एमपी कांस्टेबल का, तो एमपी ज्योग्राफी आएगी। तो एमपी ज्योग्राफी में के अंतर्गत सवाल है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है बताइए। बालाघाट, मंडला, शहडोल, जबलपुर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है,
मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो 4,932 वर्ग किलोमीटर का कौन सा है? बालाघाट। और यहाँ के कौन से पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो सागौन के घने पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट है, 4932 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये यहाँ इन रीजन्स में है बालाघाट। तो बालाघाट सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे पूछ लेगा कि किसके पेड़ पाए जाते हैं या किस रेंज में आता है ये। अगर पूछ लेगा बालाघाट किस रेंज में आता है, तो जो मध्य प्रदेश में आप सब रह रहे हैं तो यहाँ कौन सी रेंज है? आप सबको पता है यहाँ कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है। तो बालाघाट किस रेंज का हिस्सा है? बालाघाट सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। यहाँ कौन कौन से पौधे मिलते हैं? तो सागौन के घने पेड़ मिलते हैं, साल के घने पेड़ मिलते हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पे कौन है मध्य प्रदेश का? तो फर्स्ट नंबर पे बालाघाट है, वन की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे है बालाघाट। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? छिंदवाड़ा। तो ये याद रखना है आपको। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है बालाघाट। कितना वर्ग किलोमीटर है? 4932 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बालाघाट में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो सागौन और साल के वृक्ष मिलते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घने वनों में? तो दूसरे नंबर पे आ जाता है छिंदवाड़ा। पहले नंबर पे है बालाघाट और दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। और हाँ, बालाघाट किस रेंज में है? तो हमें पता है कि बालाघाट मध्य प्रदेश में यहाँ स्थित है, इस वाले रेंज में है। और यहाँ पे सतपुड़ा रेंज स्थित है। तो अगर आ जाएगा कि जो बालाघाट है यह सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो किस रेंज में है? तो इस वाले रेंज में है। तो यहाँ पे कौन सी है? सतपुड़ा रेंज। जो मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न हम पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे क्या आता है? सतपुड़ा रेंज आती है, ऊपर नर्मदा नदी बहती है इसके, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ जाती है। चलिए, मौलिक कर्तव्य संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इंडियन पॉलिटी का सवाल है, पॉलिटी आपके एग्जाम में आनी है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? बताइए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कल मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब में जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट जो संशोधन हुए हैं उनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और उन्हें जाना है। मुश्किल से कितना 30 से 40 मिनट का वीडियो है वो। तो उसमें हमने सारे इंडियन पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है महत्वपूर्ण, उन सभी संविधान संशोधन को एक वीडियो में पढ़ लिया है। इसी तरह हमने सारे संविधान के भाग को एक वीडियो में पढ़ा है, अनुसूचियों को पढ़ा है। तो वो वीडियो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। और ज़्यादा समय का नहीं है, 20 से 30 मिनट के वीडियोज़ हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां, 44वां, 46वां, 86वां। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और तब कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन आप सवाल करेंगे कि वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जी हाँ, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता था। और इसी के अंतर्गत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। क्लियर? 44वां संविधान संशोधन 1978, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार बनाता है। तो सवाल आ जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार कौन सा बना रहा है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसी के अंतर्गत संविधान में आर्टिकल 300A को जोड़ा गया। क्लियर? तो याद रखिएगा। तो मूल मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कब जुड़ा था? 86वें द्वारा। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? रशिया, USSR। पहले रशिया था, वर्तमान में रशिया है, पहले USSR था, वहाँ से लिए हैं। दूसरी चीज़, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में। ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, बताइए। चलिए, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें द्वारा जुड़ा था। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। इनका प्रावधान हमने रसिया से लिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने वाला भाग कौन सा कहलाता है? बेसिक कंप्यूटर आना है आपके GS वाले पार्ट में।
तो बता दीजिए कि कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस कौन सा भाग करता है, कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने का काम किसका होता है, कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने वाला भाग कौन सा होता है। ऑप्शन है आप सबके सामने, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू या मेमोरी। कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस कौन करता है, तो कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने का काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू का, और इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना, इसीलिए इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कमांड्स देती हैं कंप्यूटर को। जैसे मैंने माउस लिया हुआ है, मुझे कंप्यूटर को कमांड देना है, तो मैं किसका उपयोग करूंगी, मैं ले जाके कर्सर माउस से क्लिक करूंगी। तो जो मैं क्लिक कर रही हूँ तो मैं माउस को क्या कर रही हूँ, मैं माउस को इनपुट दे रही हूँ। माउस लिए गए इनपुट को जब प्रोसेस करके एक आउटपुट प्रदान करता है, वो कहाँ प्रदान करता है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू करता है। आउटपुट डिवाइसेस मतलब मैंने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर मुझे ये वाली लिंक पे की पूरी जानकारी दो, तो मैं माउस से गई, मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर को कि मुझे इस लिंक के बारे में जानकारी चाहिए। अब कंप्यूटर उसकी जानकारी मुझे कैसे देगा, वो जो डिस्प्ले है या मॉनिटर है उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगी, मॉनिटर हो जाएगी आउटपुट डिवाइस। क्यों हो जाएगी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उस पर मुझे प्रोसेस करके जो डेटा है वो आउटपुट मिल रहा है। तो आउटपुट मुझे किस में मिल रहा है, उस मॉनिटर पे मुझे दिख रहा है कि कंप्यूटर ने प्रोसेस करके एक पूरी आंसर शीट मेरे सामने रख दी। और इनपुट मैं किसके माध्यम से दे रही हूँ, तो इनपुट माउस के माध्यम से। तो सवाल आता है कि माउस कैसी डिवाइस है, तो माउस इनपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर। और कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस कौन करता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। चलिए, सीपीयू, इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। करंट अफेयर्स भी आना है आपके एग्जाम में, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट अफेयर्स आने हैं। कोप 26 का तो ये पुराना हो गया, कोप 30 होने वाला है अभी नवंबर 2025 में। तो कोप 30 का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, कोप 30 किस देश में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जो अपकमिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन जो चीज़ हुई है। तो कोप 30 कहाँ होने वाला है, ऑप्शन है आप सबके सामने, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, जर्मनी। कोप 30 देखिए अभी नवंबर 2025 में होने वाला है। कोप 30 का आयोजन कब होने वाला है, नवंबर 2025 में, ये डेट याद रखिएगा। दूसरी चीज़, कोप होता क्या है, तो ये जलवायु जो परिवर्तन होते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो वैश्विक कार्यवाहियाँ होती हैं, मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ भी आ रही है, समुद्र का पानी का जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ तो आएंगी ही। अभी पंजाब में जो फ्लड आई, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में आपने देखा, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि विश्व का तापमान बढ़ रहा है। जैसे तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स तो पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स का पानी पिघल के कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। और समुद्र का पानी अगर बढ़ेगा तो क्या जो उसमें नदियाँ मिल रही हैं या आसपास के कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इसीलिए तो बाढ़ आ रही है, यही तो कारण है। तो कोप 30 क्या करता है, जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए, कैसे निपटा जाए, तो उससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पे एक सम्मेलन आयोजित करता है। तो कोप 30 में होता क्या है कि जो भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उनसे निपटने के लिए क्या करता है, वैश्विक लेवल पे एक मीटिंग आयोजित करता है या वैश्विक कार्यवाहियों को बढ़ावा देता है। तो कोप 30 किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका आयोजन 2025 में कहाँ होने वाला है, ब्राज़ील में होने वाला है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है जो अपकमिंग समिट्स हैं, जो अपकमिंग सम्मेलन हैं, वो कहाँ होने वाले हैं। तो कोप 30 नवंबर 2025 में कहाँ होने वाला है, कोप 30 नवंबर 2025 में ब्राज़ील में होने वाला है। और कहाँ, ब्राज़ील में बेलेम शहर है, ब्राज़ील का बेलेम शहर, वहाँ होने वाला है। तो कोप 30 होगा कहाँ, ब्राज़ील के बेलेम शहर में। कब होगा, नवंबर 2025 में। क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक कार्यवाहियाँ होती हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए जाएंगे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। और ये किस नंबर का है, 30 नंबर का है, और ब्राज़ील के बेलेम शहर में होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। गैर खाद्य वस्तुओं में भारत सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है, मतलब खाने की चीज़ों को हटा के भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किन चीज़ों का करता है। निर्यात का मतलब होता है बाहर कौन सी चीज़ जो भारत की है वो ज़्यादा निर्यात होती है, जाती है। तो गैर खाद्य वस्तुएं मतलब खाने वाली वस्तुएं नहीं है, उनको छोड़कर भारत में सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है, मतलब जिन चीज़ों को भारत बाहर भेज रहा है, जिनको सेल आउट कर रहा है, वो उत्पाद कौन से हैं। कपड़ा है, दवाइयाँ हैं, IT सेक्टर से खाद्य तेल है। तो देखिए भारत आज की डेट में जो भारत है
वो आईटी हब है और सॉफ्टवेयर हब है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की जो सिलिकॉन वैली है, ये सवाल पूछा जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। बेंगलुरु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा आईटी हब है और सॉफ्टवेयर हब है। और आपको पता होगा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुकी है और सबसे ज़्यादा यूथ यही इंडिया में है। तो जो आईटी सेक्टर है इंडिया का, जो ये वाला आईटी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही जो जैसे बाहर कहते हैं ना कि हमारा बेटा या बेटी बाहर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो यही भारत का आईटी सेक्टर बाहर जाके सेवाएं देता है। तो ये भारत के आयात में काउंट होगी कि निर्यात में काउंट होगी? भारत सर्विस दे रहा है, भारत को उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। तो जब भारत सर्विस दे रहा है और पैसे मिल रहे हैं, तो वो किस में शामिल हो जाता है? वो निर्यात में शामिल हो जाता है। तो भारत का जो आईटी सेक्टर है भारत का, वो सबसे ज़्यादा भारत का निर्यात उत्पाद है वर्तमान करंट में। और इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलोर। और वर्ल्ड की किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को। वो भी बहुत बड़ा आईटी हब है। इंडिया में कौन सा है? बेंगलोर। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक, खानों को छोड़ के निर्यात उत्पादक मतलब भारत जिन चीज़ों को सेल आउट कर रहा है, तो भारत सर्विस सेक्टर में ये जो आईटी सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा बाहर भेज रहा है। भारत के जो यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर्स में कार्यरत हैं, जो बाहर लोगों के उपयोग में आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अब आप देख लीजिए ना, गूगल के सीईओ देख लीजिए, कौन है? इंडियन है। दूसरी चीज़, एक सवाल आता है कि भारत की जो वर्तमान जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का है? तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान भी इसी सर्विस सेक्टर का है। और जो आईटी सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का है? प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग वाला जिसमें विनिर्माण कार्य होते हैं, और थर्ड में यानी कि टर्शरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, परिवहन है, आईटी सेक्टर्स है। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। तो भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है। दूसरी चीज़, गैर खाद्य उत्पादों में भारत का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा है? तो भारत का आईटी सेक्टर की सेवाएं भारत में सबसे ज़्यादा बाहर भेजी जाती हैं। इंडिया की सिलिकॉन वैली क्या है? इंडिया की सिलिकॉन वैली है बेंगलोर। तो भारत का गैर खाद्य वस्तुओं में सबसे ज़्यादा निर्यात वाला कौन सा उत्पाद हो जाएगा? भारत का आईटी सेक्टर। वन धन योजना किससे संबंधित है? आप सबको पता होगा, स्कीम्स भी आनी है आपकी, नेशनल स्कीम्स आनी है, एमपी की स्कीम्स आनी है आपके एग्जाम में। बहुत ज़्यादा सिलेबस है जीएस का, सभी को मिक्स करके प्रैक्टिस करना है हमको। तो वन धन योजना किससे संबंधित है? वन उत्पादों के व्यापार से जुड़ा समर्थन, किसान ऋण योजना, महिला सशक्तिकरण, शहरी विकास। तो देखिए, वनों में कौन रहता है? ट्राइब्स रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो वनों को काटा जा रहा है। अब वन कटेंगे तो जनजातियां कहाँ जाएंगी? क्योंकि जनजातियां, जो ट्राइब्स हैं, वो तो वनों में ही रहती हैं। जो जनजातियां या ट्राइब्स हैं, वनों में उत्पाद होने वाले जो प्रोडक्शन होता है उसी पर निर्भर रहती हैं। अब वन ही कट जाएंगे तो उनकी आय का साधन क्या रह जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए चालू की गई है वन धन योजना, जिसके अंतर्गत जनजातियों के लिए उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आय को बढ़ाने के लिए उनमें किसका विकास किया जाए? उनमें कौशल विकास किया जाए। जब उनमें कौशल विकास किया जाएगा तो उनमें आय बढ़ेगा। दूसरा, जो वनोत्पाद हैं, वनोत्पाद मतलब जो वन में उत्पादित होती हैं चीज़ें, उन वन में उत्पादित होने वाली चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करके, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करके जनजाति अपना भरण पोषण कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए शुरू की गई है वन धन योजना, वन उत्पादों के व्यापार से जुड़ा समर्थन। देखिए, कई सारी मेडिसिन हैं जो वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे बनती है। अब अगर हम जनजातियों को वन धन योजना के अंतर्गत उनमें कौशल विकास कर देंगे कि इन जैसे पत्ते हैं किसी के जो किसी जड़ी बूटी में काम आते हैं, तो उन पत्तों की जनजाति क्या करेंगे? मेडिसिन बनाएंगे, और उन मेडिसिन को इंडियन गवर्नमेंट खरीद लेगी, या उन मेडिसिन को जो लोग हैं वो खरीदेंगे। तो जनजातियों में कौशल विकास किया गया तो उनकी आय का स्तर बढ़ गया। जब जनजातियों की आय का स्तर बढ़ा तो उनकी जीवन शैली सुधर गई, और उनका जो क्षरण हो रहा था या जो जनजातियां विलुप्त हो रही थी वो अब नहीं होंगी। तो जनजातियों की आय के विकास और उनके कौशल विकास के लिए वन धन योजना चालू की गई, ताकि वन उत्पादों के व्यापार से जुड़ा उनको समर्थन मिल सके। जो भी वन उत्पाद है उस पर सबसे पहला हक जनजातियों का ही है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। तो उन्हीं जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनमें कौशल विकास कर दिया जाए कि जो वन उत्पाद हैं उनसे उनका उपयोग करके वो अपनी आय को बढ़ा सकें और अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकें। तो वन धन योजना किससे संबंधित है? जो भी वन उत्पाद हैं उनका व्यापार आसानी से कर सकें, उसके लिए समर्थन देने से संबंधित है वन धन योजना। कौन? जनजातियों के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सी शक्ति किसी वस्तु के रंग को दर्शाती है? साइंस भी आपके सिलेबस का पार्ट है, साइंस भी आएगा। कौन सी शक्ति है किसी वस्तु के रंग को दर्शाती है? बताइए कौन सी शक्ति है जो किसी वस्तु के रंग को दर्शाती है, या किस कारण से किसी वस्तु का रंग दिखाई देता है? गुरुत्वाकर्षण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिबिंब। ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी कलर की दिख रही है तो जब रोशनी पड़ती है तभी दिखती है, अंधेरे में कोई चीज़ दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी। कब दिखती है? जब उस पर रोशनी पड़ती है। तो जब किसी चीज़ पे रोशनी आती है तो वो वस्तु क्या करती है? सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, लेकिन एक प्रकाश को वो परावर्तित कर देती है, और जिस प्रकाश को वो परावर्तित करती है उस वस्तु का कलर हमें वैसा ही दिखाई देता है। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल दे के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की क्यों दिख रही है? मैंने इसे रोशनी के सामने रखा, इस पे रोशनी पड़ी, ये बॉटल ब्लैक कलर की दिख रही है। इस ब्लैक कलर की बॉटल ने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए हैं, बस ये रिफ्लेक्ट किसको कर रही है? ये परावर्तित किस कलर को कर रही है? ये परावर्तित कर रही है ब्लैक कलर को। तो जो भी वस्तु जिस कलर को परावर्तित कर देती है और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो वस्तु उस कलर की दिखाई देती है। मान लीजिए कोई लाल कलर की वस्तु है, उस पर रोशनी पड़ी तो उस लाल कलर की वस्तु ने सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लिया, बस वो किस कलर को परावर्तित कर रही है? लाल कलर को, इसीलिए वो लाल दिख रही है। तो किसी वस्तु का कलर, किसी वस्तु का रंग क्यों दर्शाता है? तो परावर्तन के कारण दर्शाता है, क्योंकि जब किसी वस्तु पर सूर्य की रोशनी पड़ती है या कोई भी रोशनी पड़ती है तो वो वस्तु क्या करती है? वो वस्तु सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, सारे कलर से एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिस कलर को वो परावर्तित कर देती है, वस्तु उसी कलर की दिखाई देने लगती है। तो जिस कलर को वस्तु परावर्तित कर रही है वही वस्तु का कलर दिखाई देगा। क्लियर? तो जैसे लाल कलर की कोई वस्तु है तो उसने क्या किया है? सारे कलर अब्जॉर्व कर लिए हैं, सिर्फ लाल कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो किसी वस्तु का रंग क्यों दिखाई देता है? किसी वस्तु का रंग दिखाई देता है परावर्तन के कारण, क्योंकि उसी रंग को वो वस्तु परावर्तित कर रही है। जिस कलर को परावर्तित कर रही है वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। क्लियर? भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए जो भील जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस में जो दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है आपको कि भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। उड़ीसा में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड में या झारखंड में? बताइए कहाँ पाई जाती है भील जनजाति? जो भील जनजाति है वो बेसिकली कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश वाले रीजन में, लेकिन ये राजस्थान वाले एरिया में भी पाई जाती है, लेकिन चूंकि ऑप्शंस में दिया गया है तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ? जैसे झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है। क्लियर? तो इन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। क्लियर? और मध्य प्रदेश इसमें उत्कर्ष नंबर पे आता है भीलों की जनजाति के मामले में। क्लियर? तो झाबुआ है, धार है, बड़वानी है, इन सभी क्षेत्रों में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गोंड है, भील है, ये जो ट्राइब्स वाला एरिया है वो मध्य प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं अलग अलग तरह की। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम जानेंगे उनके बारे में अलग अलग। तो भील जनजाति के बारे में चर्चा हो रही है। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। झाबुआ है, बड़वानी है, धार वाला जो रेंज है उस वाले क्षेत्र में। आप मुझे ये बताइएगा कि भगोरिया हाट है, भगोरिया हाट वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया हाट किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मुझे आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी झाबुआ, बड़वानी, धार वाले रेंज में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जो बाघों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? देखिए एमपी जी के आपका स्पेसिफिक इसलिए पूछेगा क्योंकि एमपी का एग्जाम है, एमपी कांस्टेबल है। तो एमपी जो ज्योग्राफी इसने दी है कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन से हम सवाल पूछेंगे जिसमें नेशनल पार्क पूछे जाएंगे, पासेस पूछे जाएंगे, तो हो सकता है कि नेशनल पार्क वाले रीजन में वो मध्य प्रदेश से नेशनल पार्क पूछे, क्योंकि मध्य प्रदेश नेशनल पार्क के मामले में बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है। भारत में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो जब इंडियन ज्योग्राफी पूछ रहा है तो इंडियन ज्योग्राफी में एमपी भी आता है, तो एमपी की ज्योग्राफी के अंतर्गत वो नेशनल पार्क पूछेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो भारत का नेशनल पार्क, भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जो बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है? ऑप्शंस दिए गए हैं कैन, रणथंभौर, काजीरंगा, बांधवगढ़। तो कौन सा नेशनल पार्क है जो बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है? तो आप सबको पता है कि बांधवगढ़, उमरिया। बांधवगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है और यहाँ बाघ डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उमरिया के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में प्रत्येक 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ मिल जाएगा। मतलब यहाँ जो बाघों का घनत्व है, बाघ घनत्व है यहाँ सबसे ज़्यादा है। प्रत्येक 8 किलोमीटर पे यहाँ आपको एक बाघ देखने मिल जाएगा।
तो भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जो किसके लिए फेमस है? बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है। सीधी सी बात बताइए, अगर यहाँ बाघ डेंसिटी ज़्यादा है तो बाघों का घनत्व ज़्यादा होगा। और क्यों बाघों का घनत्व ज़्यादा होगा? क्योंकि बाघों का संरक्षण अच्छे से हो रहा होगा। तो बाघों का संरक्षण कहाँ होगा? जहाँ बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। तो बाघ डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? बाघ डेंसिटी सबसे ज़्यादा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और यहाँ पे प्रत्येक 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ देखने मिल जाएगा। सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बाघ डेंसिटी कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा बाघ डेंसिटी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। क्लियर? बाकी नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। जैसे केन है, तो केन आप सबको पता है पन्ना और छतरपुर में स्थित है। मान लीजिए जगह ही पूछ लिया, फिर पन्ना छतरपुर में है। रणथंभौर आप सबको पता है राजस्थान में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। मानसर काजीरंगा को तो यूनेस्को साइट भी घोषित किया गया है। तो भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जो बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है? तो बाघों के संरक्षण के लिए बांधवगढ़ है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क इंडिया में फेमस है? बताइएगा मुझे, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो क्लियर, बाघ संरक्षण के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा बनाता है? भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जिसकी कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा है, या कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे ज्यादा तट रेखा वाला या कोस्टल लाइन वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन कौन रखता है या तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा तट रेखा आप सबको पता है गुजरात की है, 1600 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी है? भारत में सबसे ज़्यादा तट रेखा गुजरात की है। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? जो समुद्र के किनारे स्थित वाले एरिया होते हैं। जो एरिया समुद्र के तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं कोस्टल एरियाज। तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन वाला राज्य है गुजरात, जिस कितने किलोमीटर का है? तो ये टोटल 1600 किलोमीटर का है। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। क्लियर? तो याद रखिएगा, गुजरात की है 1600 किलोमीटर, इसकी लगभग है 974 किलोमीटर के आसपास आंध्र प्रदेश की। तो सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया या तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। ये याद रखना है आपको। क्लियर? आप सबको पता है ये कोस्टल एरियाज। यहाँ पे क्या आता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में यहाँ आता है कोंकण तट, यहाँ आता है मालाबार तट। ये सवाल पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी घाट में कौन से 2 तट पाए जाते हैं? भारत के पश्चिमी घाट में 2 तट जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो कौन कौन से हैं? कोंकण और मालाबार तट ये। और भारत के पूर्वी घाट में कौन सा तट पाया जाता है? तो भारत के पूर्वी भाग में पाया जाता है कोरोमंडल तट। ये सवाल भी पूछा जाता है। ये तो कोंकण तट और मालाबार तट कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट में। और कोरोमंडल तट कहाँ है? पूर्वी घाट में। कोंकण तट उत्तरी गोवा से शुरू होता है, नीचे मुंबई तक आता है, और फिर ये मुंबई से केरल तक मालाबार तट होता है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि पश्चिमी भाग में भारत के 2 तट पाए जाते हैं। सवाल एक बार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो पूर्वी भाग में पाया जाता है? तो जब आपको पता होगा कि कोंकण और मालाबार पश्चिम में पाए जाते हैं तब तो आप बता पाएंगे कि पूर्वी भाग में कौन सा तट है? कोरोमंडल। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा। तो भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा तट रेखा गुजरात की है। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया वाला है कौन सा? तमिलनाडु। अगला सवाल है, कंप्यूटर के किस भाग का काम बाहरी डेटा को कंप्यूटर में लाना होता है? बाहर से डेटा को कंप्यूटर में लेके आता है। बताइए। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब बाहर से ला रहा है डेटा को कंप्यूटर में, मतलब डेटा को इनपुट कर रहा है कंप्यूटर में। बाहर से डेटा को ला रहा है, बाहरी डेटा को। देखिए क्वेश्चन इसी तरह घुमा के पूछता है, सरल पूछता है लेकिन घुमा के पूछता है, उससे आपको समस्याएं होती हैं समझने में। तो थोड़ा धैर्य के साथ एग्जाम हॉल में बैठिएगा कि कह रहा है कि बाहरी डेटा को कंप्यूटर में ला रहा है। बाहरी डेटा को कंप्यूटर में ला रहा है मतलब बाहर से डेटा को, बाहर से जो डेटा है उसको क्या कर रहा है? इनपुट कर रहा है। बाहर से डेटा को इनपुट कर रहा है। कहाँ इनपुट कर रहा है? कंप्यूटर में। तो बाहर से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कर रहा है मतलब इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के किस भाग का काम बाहर से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करना होता है? बाहर से डेटा को इनपुट करना होता है कंप्यूटर में। तो किसका काम होता है? इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसे माउस हो रहा है तो माउस क्या कर रहा है? इनपुट कर रहा है डेटा को, मैंने अभी समझाया था। तो बाहरी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम किसका होता है? इनपुट डिवाइसेस का होता है। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में चीज़ें स्टोर करने का काम करती हैं। सेकेंड,
शिट। तो कौन सी होती है? इनपुट डिवाइसेस होती है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा उसमें लैपटॉप में वही नहीं लगी हुई थी बैटरी, तो डिस्चार्ज हो रहा था कंप्यूटर। कोई बात नहीं, चलिए। तो कंप्यूटर का किस भाग का काम है बाहरी डेटा को इनपुट करना? तो इनपुट डिवाइसेस का। स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर और प्रोसेसिंग यूनिट आप सबको पता है, अभी हमने जाना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को प्रोसेस करने का काम करती हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अकेले शूट करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप छोटी सी चीज़ भी भूल जाते हैं तो वो चीज़ फिर प्रॉब्लम करती है। आज मैंने लैपटॉप में चार्जर लगाना मैं भूल गई थी, तो सडन उस पर आया कि बैटरी इज़ रनिंग लो, तब मुझे याद आया कि मैंने चार्जर नहीं लगाया। चलिए कोई बात नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के किस शासक ने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और नालंदा की स्थापना कब की गई थी? 463 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, नालंदा है कहाँ? नालंदा बिहार के राजगीर में स्थित है, राजगीर में है। और नालंदा आप सबको पता है पूरी दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय माना जाता है। हॉस्टल जिसे आप बोलते हैं, जिसे आज भी आवासीय विद्यालयों के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय माना जाता है। और नालंदा में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, वो ज्ञान देते थे लोगों को, स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो पढ़ाई करते थे। और नालंदा को जलाया किसने था? नालंदा को जला दिया था। कई सारी बुक्स का संग्रह था वहाँ पे। नालंदा को जलाया था बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा के जलने के साथ साथ बहुत सारा ज्ञान भारत का जल के खाक हो गया। तो स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा कहाँ स्थित है? तो नालंदा बिहार के राजगीर में स्थित है। और इसे जलाया किसने था? ये पूछा जाता है कि नालंदा को किसने जलवा दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया था। तो ये याद रखना है आपको। क्लियर? और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, हाँ, ये कब हुई थी? तो 450 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नालंदा, आपका हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है ये। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। और कहाँ स्थित है नालंदा? तो बिहार के राजगीर में वर्तमान में स्थित। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। इक्वेटर रेखा सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? बताइए, जो भूमध्य रेखा है वो सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो भूमध्य रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? इक्वेटर रेखा यानी कि भूमध्य रेखा सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आप सबके सामने, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सबको पता है ये भारत का ग्लोब है। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी स्थित है? पूछा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी रेखा स्थित होती है? तो 0 डिग्री अक्षांश पे भूमध्य रेखा स्थित होती है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश पे कौन सी रेखा स्थित होती है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे कर्क रेखा स्थित होती है। दोनों सवाल आ गए, ठीक है। यहाँ पे होती है मकर रेखा सबसे नीचे, ये भी ठीक है। पूछा है कि इक्वेटर रेखा सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये जो भूमध्य रेखा है वो सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सबसे ज़्यादा कौन सी रेखा होकर गुजर रही है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये पूछा जाता है। तो भूमध्य रेखा को जो 2 बार नदी काटती है उस नदी का नाम है कांगो, और इसी को जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो और जायरे। तो ये नदी क्या होती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये सवाल पूछा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। तो आपने क्या जाना? इक्वेटर रेखा यानी कि भूमध्य रेखा वो सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से सबसे ज़्यादा होकर गुजरती है। हालांकि ये एशिया और साउथ अमेरिका से भी होकर गुजर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ से होकर गुजर रही है? अफ्रीका से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे है।
कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही है? तो ये नदियों से सवाल पूछा जाता है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही। और कांगो और जायरे जिसे कहा जाता है, कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। तो ये जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी काट रही है? तो कांगो जिसे जायरे भी कहा जाता है, कर्क रेखा को माही, मकर रेखा को लिम्पोपो। क्लियर? और इक्वेटर से कहाँ से होकर गुजर रही है सबसे ज्यादा? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है। भारत का कौन सा स्थल है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? मैंने बताया था पहले वाले टेस्ट में 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों के नाम भी बताए थे मैंने, क्योंकि पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे अभी बताया मैंने। भारत का कौन सा यूनेस्को साइट है जो 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? यूनेस्को साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, करंट और इंटरनेशनल इश्यूज आपके सिलेबस का पार्ट है। तो भारत की जो नई यूनेस्को साइट है 44 नंबर की, वो कौन सी घोषित हुई है बताइए? चराइदेव मोइदम असम के, खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बताइए जो भारत में टोटल वर्तमान में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं? भारत में टोटल वर्तमान में 44 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें से 35 कैसी हैं? 35 सांस्कृतिक हैं। 35 कैसी साइट्स हैं? 35 कल्चरल या सांस्कृतिक हैं, कल्चरल साइट्स हैं या सांस्कृतिक साइट्स हैं। 7 कैसी हैं? नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। और एक कौन सी है? एक मिक्स श्रेणी में आती है, ये भी पूछा जाता है। तो एक कैसी आती है? मिक्स श्रेणी में आती है। तो ये याद रखिएगा कि 35 कैसी हैं? कल्चरल हैं, 7 है प्राकृतिक, एक मिक्स है। तो 44 नंबर की कौन सी बनी है? तो 44 नंबर की बनी है मराठा परिदृश्य के 12 किले। मतलब जो मराठा समुदाय हैं वहाँ उनसे रिलेटेड जो 12 किले हैं उनको यूनेस्को साइट घोषित किया गया है, जिसमें से 11 किले कहाँ स्थित है? मराठाओं के 11 किले कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। और एक किला है जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में स्थित किले का नाम है जिंजी का किला। और ये सारे किले किससे संबंधित हैं? मराठाओं के जीवन या युद्धों से संबंधित है, जिसमें से वो किला भी संबंधित है जिसमें महाराज छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, रायगढ़ का किला। तो उनसे रिलेटेड मराठाओं से संबंधित जो 12 किले हैं उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है 2025 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के 12 किले, जिसमें से 11 किले कहाँ हैं? 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला, एक इकलौता किला तमिलनाडु में है। इसलिए पूछ सकता है कि उस किले का नाम क्या है? तो एक इकलौता किला जो तमिलनाडु में है वो है जिंजी का किला। अब भारत में ये किस नंबर का था? ये 44 नंबर की साइट्स थी। और चराइदेव मोइदम ये असम वाले, ये 43rd नंबर के यूनेस्को साइट घोषित किए गए हैं। क्लियर? मैंने इंस्टा पे रील भी बनाई थी कि चराइदेव मोइदम और मराठा लैंडस्केप के जो किले हैं उनके यूनेस्को साइट से रिलेटेड मैंने 30 सेकंड्स की रील इंस्टाग्राम पे डाली हुई थी। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के 12 किलों को यूनेस्को साइट घोषित किया गया है 44 नंबर की, और यही सबसे लेटेस्ट है और इसके सवाल आने की संभावना है। पूछ लेगा कि भारत में कल्चरल साइट्स कितनी हैं? तो कल्चरल यूनेस्को साइट्स 35 हैं। नेचुरल कितनी है? प्राकृतिक 7 हैं। और मिक्स श्रेणी में कौन सी है? 1 है। क्लियर? तो भारत की सबसे लेटेस्ट जो यूनेस्को साइट है वो है मराठा किले, जो मराठा किलों से लेके 12 किले हैं मराठा परिदृश्य से रिलेटेड। और इनमें टोटल 12 किलों में एक महाराष्ट्र में है और 11 महाराष्ट्र में है और एक है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु वाला जिंजी का किला। अगला सवाल है जीएसटी लागू होने की तारीख क्या है? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2018, 1 अगस्त 2019। तो भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो भारत में जीएसटी लागू होने की तिथि थी 1 जुलाई 2017। जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसा? जीएसटी आप सबको पता है कि जब 101वां संविधान संशोधन हुआ था भारत में 2016 में, तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक इकलौता टैक्स बना दिया गया, और वो कौन सा था? वो यही था, जीएसटी। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बनाया गया, 1 नेशन 1 टैक्स की स्कीम लाई गई जीएसटी की। अब जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, किसी बॉटल को खरीद रहे हैं, किसी पैकेट को खरीद रहे हैं, तो वो क्या होता है? उसमें एक लिखा होता है जीएसटी। तो वो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट लेने नहीं आ रही है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट आपसे वसूल कर रही है। तो जीएसटी लागू होने की तारीख क्या है भारत में? भारत में जीएसटी लागू होने की तारीख है 1 जुलाई 2017। और फ्रांस सबसे पहला देश है जिसने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था। तो जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला देश था फ्रांस। और भारत में कब लागू हुई थी जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को। और कैसा कर है? जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है।
और कौन सा संविधान संशोधन इससे रिलेट करता है? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत जीएसटी परिषद की भी स्थापना हुई थी और सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक करके एक टैक्स बनाया गया, वो था जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। क्लियर? तो जीएसटी को भारत में लागू होने की तिथि क्या है? 1 जुलाई 2017। 101वां संविधान संशोधन याद रखना है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने लागू किया था और जीएसटी कैसा कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, दोदा बेट्टा, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, इदुक्की जिले में। केरल में इदुक्की जिला है, इदुक्की जिला वहाँ स्थित है। ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दोडा बेट्टा मत लगा के आइएगा, लोग दोडा बेट्टा लगा के आते हैं। दोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि दक्षिण भारत की। अगर पूछता कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती दोडा बेट्टा, बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है दक्षिण भारत की। पूछा किसका है? दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की पूछा है। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और वहीं पूछ लेता नीलगिरी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। तो डोडा बेट्टा लोग लगा के चले आते हैं, लेकिन ये गलत है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, ना कि साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाईमुडी, यहाँ केरल में स्थित है अनाईमुडी, और इसे ही पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और ये किस जिले में स्थित है? केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। क्लियर? 2695 किलोमीटर है इसकी हाइट। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? केरल में है, केरल के इदुक्की जिले में है। पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, और केरल कहाँ स्थित है? पश्चिम घाट में है, तो पश्चिम घाट की भी होगी। और दोडा बेट्टा किसकी है? तो दोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, साउथ इंडिया की मतलब दक्षिण भारत की और नीलगिरी में। नीलगिरी की अलग है दोडा बेट्टा, और साउथ इंडिया की है अनाईमुडी, जो कि केरल में स्थित है, केरल के इदुक्की जिले में। 2695 किलोमीटर, इसकी 2695 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। पचमढ़ी, पचमढ़ी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? पचमढ़ी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, अरावली। बताइए। मध्य प्रदेश के निवासी हैं आप सब, आप सबको पता है कि पचमढ़ी किस रेंज का हिस्सा है? पचमढ़ी कहाँ स्थित है? यह किस रेंज का हिस्सा है? बताइए। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। जब सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है तो सतपुड़ा रेंज में ही स्थित होगा। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, 1352 मीटर, 1352 मीटर। ये कहाँ स्थित है? ये भी इसी पचमढ़ी में ही स्थित है, सतपुड़ा रेंज में ही स्थित है। तो पचमढ़ी किस पर्वतीय श्रेणी का हिस्सा है? पचमढ़ी सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। ये सवाल भी आता है। एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एमपी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर। ये भी कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में ही स्थित है। तो याद रखिएगा कि पचमढ़ी किस रेंज का हिस्सा हो जाती है? तो पचमढ़ी सतपुड़ा रेंज का हिस्सा हो जाती है। मैंने यहाँ मैप भी बनाया था, ये है सतपुड़ा रेंज। इस सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है पचमढ़ी। इसी सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये 1352 मीटर, ये भी कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में ही स्थित है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे फैक्ट आपको पता चल रहे हैं कि एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर है। सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? तो पचमढ़ी को ही कहा जाता है, इसलिए पचमढ़ी सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। क्लियर? चलिए, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? बताइए। साइंस आना है ना। इंसुलिन जो हार्मोन है वो किस अंग से रिलीज होता है? जो इंसुलिन हार्मोन है वो किस अंग से रिलीज होता है? ऑप्शन है आपके सामने, लीवर, पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय, किडनी या थायराइड। बताइए इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? देखिए, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। ये करता क्या है? इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे ब्लड में ये क्या करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो कभी कभी सवाल आता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम किस हार्मोन का है? तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन हार्मोन का है। इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है? पैंक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। और जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो हमारे बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए हमें डायबिटीज़ हो जाती है।
तो डायबिटीज़ क्यों होती है? ताकि इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन है सही तरीके से रिलीज़ नहीं कर रहा है पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय सही तरीके से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारी बॉडी शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हो रही है। तो इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन? तो ये पैंक्रियाज से रिलीज होता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। जब पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से सही तरीके से इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता और हमें डायबिटीज होती है। क्लियर? यकृत क्या काम करता है? यकृत यानी कि लीवर हमारी बॉडी में पित्त रस को रिलीज करता है, और ये क्या करता है? यहीं पे वसा का भी पाचन होता है। ये तो पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में पित्त रस कौन रिलीज कर रहा है? तो हमारी बॉडी में पित्त रस रिलीज करने का काम लीवर यानी कि यकृत का होता है। और हमारी बॉडी में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वो भी यकृत में ही होता है। हमारी बॉडी को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। और थायराइड क्या होता है? यहाँ पे पाया जाता है गले के सामने, थायराइड ग्रंथि। क्लियर? तो याद रखिएगा। तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज से रिलीज हो रहा है, और इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। आ जाएगा पित्त रस कहाँ से रिलीज होता है? तो पित्त रस लीवर यानी कि यकृत से, और वसा का पाचन कहाँ होता है? तो इसी लीवर में होता है। क्लियर? तो इसको भी याद रखना है। पूछा था इंसुलिन, राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय या पैंक्रियाज। एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? करंट अफेयर्स भी पूछा जाना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स अधिकतर पूछे जाते हैं। एशिया कप 2025 अभी हाल ही का है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो गया था फाइनल में, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे इसकी चर्चा हुई थी। तो सवाल पूछा जाना तय है कि एशिया कप कहाँ हुआ था, आप सब बता दीजिए। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एशिया कप कब से कब तक हुआ था। तो 9 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक हुआ था। 9 सितंबर से लेके 28 सितंबर 2025 ये इसकी डेट थी। डेट याद रखना है, 9 से 28 सितंबर। दूसरा कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। 17 नंबर का एडिशन था, 17वें नंबर का संस्करण था एशिया कप का। और एशिया कप में टोटल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं बताइएगा आप सब? तो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? तो 9 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक के बीच हुआ है 2025 में। ये 70वें क्रम का एडिशन था। इसमें जीता कौन है? अपना भारत जीता है। और हारा कौन है? हमेशा की तरह पाकिस्तान, क्योंकि उसका काम ही है हारना। तो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। क्लियर? 9 से 28 सितंबर के बीच हुआ है, 17वें क्रम का एडिशन था ये, और अपना इंडिया जीत गया है। कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति इकाई कौन सी है? कंप्यूटर की सबसे छोटी जो मेमोरी इकाई है या स्मृति इकाई है कौन सी है? बताइए, कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति इकाई कौन सी है? ऑप्शन है आप सबके सामने, बाइट, बिट, वर्ड, निबल। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बेसिक कंप्यूटर आने हैं आपके एग्जाम में, सिलेबस का पार्ट है आपके, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपके एग्जाम के लिए उतना अच्छा है। कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति इकाई होती है बिट। 4 बिट मिला के क्या होता है? 4 बिट मिला के बनता है एक निबल। ये पूछा जाता है। 4 बिट मिला के एक निबल बनता है, और 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति इकाई है बिट। 4 बिट्स मिला के क्या बनती हैं? 4 बिट्स मिला के एक निबल बनता है, और 8 बिट्स मिला के क्या बनती हैं? 8 बिट्स मिला के एक बाइट बनती है। क्लियर? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई स्मृति इकाई बिट। 4 बिट्स को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 बिट्स को आप मिलाएंगे तो एक निबल बनेगा, और 8 बिट्स को आप मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगा। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है, और 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है, और 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है, और टोटल कितने? 8 बिट्स को मिला के 8 ही लिखा था ना मैंने, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ, 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, आप एक फ्लो में होते हो पढ़ाने के, तो फिर वहाँ आपको डाउट्स आते हैं कि क्या सही लिखा था ना वहाँ पे, तो चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा है। जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? जनजातीय संग्रहालय कहाँ है बताइए? जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में। मैं कह रही हूँ आपसे, मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है बताइए? मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ है बताइए? एमपी में जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है बताइए? एमपी में जनजाति संग्रहालय कहाँ है? एमपी में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जहाँ जनजातियों के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो बेसिकली अगर पूछ ले कि एमपी में
मध्य प्रदेश में जनजातियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसमें जनजातियों से संबंधित जो भी जीवन शैली है, जनजातियों की जो भी ट्राइब्स की जो भाषाएं हैं, जीवन शैली है, उनके बारे में चीज़ें संरक्षित की गई हैं। वो जो भी औजार उपयोग करते थे, जो बर्तन उपयोग करते थे, उनसे संबंधित पूरा जो संग्रहालय है वो भोपाल में मध्य प्रदेश के स्थित है, तो याद रखिएगा। अगला है हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? बताइए। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? बता दीजिए। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? ऑप्शंस देख के आप खुद बताने का प्रयास किया करिए। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं आप सबके सामने। मृच्छकटिकम, नागानंद, मालविकाग्निमित्रम, उत्तर रामचरित। बताइए हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? बताइए हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक है नागानंद। हर्षवर्धन के 2 और नाटक हैं। हर्षवर्धन के 3 संस्कृत के नाटक बहुत ज़्यादा फेमस हैं। 3 संस्कृत नाटक हर्षवर्धन के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप बता सकते हैं कि वो 3 संस्कृत के नाटक कौन से हैं? एक तो नागानंद हो गया, ठीक है। 2 संस्कृत के नाटक कौन से हैं? बताइए हर्षवर्धन के 2 संस्कृत के नाटक कौन से हैं? तो एक है रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका और तीसरा क्या है? नागानंद। प्रियदर्शिका और तीसरा क्या है? नागानंद। ये हर्षवर्धन के फेमस 3 संस्कृत के नाटक हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हर्षवर्धन का, जैसे इसने पूछा प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, ऑप्शन में रत्नावली भी हो सकता था, ऑप्शन में प्रियदर्शिका भी हो सकता था, ऑप्शन में नागानंद भी हो सकता था, और नागानंद तो है ही। तो हर्षवर्धन के 3 प्रमुख नाटक कौन कौन से थे? रत्नावली, नागानंद, और तीसरा नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे है प्रियदर्शिका। तो ये संस्कृत के 3 नाटक हैं हर्षवर्धन के, जो आपको याद रखने हैं। क्लियर। मृच्छकटिकम किसका था? ऑप्शंस दिया ही गया है, तो देख लेते हैं। मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। मृच्छकटिकम किसका था? शूद्रक का, क्योंकि किसी की भी रचना पूछ सकता है। नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा था। मालविकाग्निमित्रम किसका था? बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम किसका था? कालिदास जी का था। और उत्तर रामचरित किन्होंने लिखा था? भवभूति ने लिखा था। तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है, प्रिपेयर रहना है आपको। क्लियर। तो हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक है नागानंद। और 2 नाटक कौन से हैं हर्षवर्धन के फेमस? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 3 संस्कृत के नाटक हैं। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? शूद्रक के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी के द्वारा, और उत्तम रामचरित भवभूति जी द्वारा। क्लियर। चलिए, तो हर्षवर्धन की ये 3 नाटक याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक बहुत ज़्यादा फेमस कवि हुआ करते थे, उनका नाम बताइए। बताइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक बहुत फेमस कवि हुआ करते थे। ये पूछा जाता है ना कि किस राजा के शासनकाल में कौन से फेमस लोग थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य थे, मेगास्थनीज थे, इसी तरीके से पूछा जाता है। तो बताइएगा मुझे, कौन थे हर्षवर्धन के शासनकाल में? बौद्ध धर्म की पहली संगीति का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में, या सारनाथ में? बताइए। बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जल्दी से बता दीजिए कि बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति है वो कहाँ हुई थी? बताइए। बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति थी, तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ थी? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु उस समय शासक था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और पहली बौद्ध संगीति का मैंने कोड बनाया था याद रखने के लिए, राम महाकश्यप। राम। रा से राजगृह में हुई थी, आ से अजातशत्रु के शासनकाल में, मा से जो महाकश्यप वो अध्यक्ष था। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है कि पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। र से राजगृह में हुई थी, आ से अजातशत्रु उस समय का शासक था, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मा से महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। तो बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई? तो बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। वर्तमान में इसे जाना जाता है राजगीर के नाम से, और ये कहाँ है? बिहार में। क्लियर। तो इसको भी आपको याद रखना है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह, जिसे वर्तमान में जाना जाता है राजगीर के नाम से, और ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में बिहार में स्थित है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? पूछा जाता है ना कि पहली बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन था? तो शासक अजातशत्रु था, और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी।
क्लियर। मैं चारू बौद्ध संगीति का कोड आपको धीरे धीरे बता दूंगी जैसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सीरीज में, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। क्लियर। चलिए, पहला बौद्ध सम्मेलन का कोड याद रखिएगा राम, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा याद रहेंगी। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? नेशनल और जो मध्य प्रदेश की और जो भारत की स्कीम्स आनी है ना, आपकी सिलेबस का पार्ट दिया है नेशनल और इन मध्य प्रदेश की स्कीम्स। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है बताइए? मुफ्त शिक्षा से, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा से, सभी घरों को बिजली कनेक्शन देने से, या बाल सुरक्षा से? बताइए सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना का संबंध था कि जो भी गरीब परिवार हैं उनको क्या उपलब्ध कराना? निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना। तो जो भारत में गरीब परिवार हैं उनको निःशुल्क बिजली सुविधा प्रारंभ उपलब्ध कराने से संबंधित कौन सा था? सौभाग्य योजना। और इसे क्या कहा जाता है? पीएम सहज बिजली हर घर योजना। क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम सहज बिजली, इसका फुल फॉर्म है ये बिजली हर घर योजना। इस योजना का नाम है हर घर योजना। तो याद रखिएगा कि ये जो स्कीम है वो क्या कही जाती है? पीएम सहज बिजली हर घर योजना। क्लियर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा 25 सितंबर 2017 को, 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसी किसी योजना की जो शुरुआत वाली डेट है वो पूछी जाती है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये डेट याद रखिएगा। कि सौभाग्य योजना क्या प्रदान करती है? जो भी गरीब परिवार हैं उनको निःशुल्क बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाना। कई लोगों के घर में बिजली का बिल देने के लिए नहीं है पैसे, वो क्या करेंगे? तो क्या उनको बिजली का अधिकार नहीं है? तो उनके घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन देंगे कि आपके घर में जो बिजली कनेक्शन है वो निःशुल्क रहेगा, उसका बिल वगैरह आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो निःशुल्क कनेक्शन दे दिया जाएगा, फ्री में कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सभी घरों को, गरीब परिवारों के घरों को बिजली कनेक्शन देने से संबंधित है। और इसको क्या कहा जाता है? सौभाग्य योजना को, सौभाग्य योजना को कहा जाता है पीएम सहज बिजली हर घर योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2017 को हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो इस योजना की शुरुआत हुई 25 सितंबर 2017 को, और इसको क्या कहा जाता है? पीएम सहज बिजली हर घर योजना। क्लियर। और ये क्या उपलब्ध करवा रही है? गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन। सौभाग्य है कि हमारे घरों में बिजली आ रही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बता दीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? थायराइड, अधिवृक्क, यकृत या लीवर, अग्नाशय या पैंक्रियाज जिसे कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं? यकृत को कहा जाता है। ये लीवर, यही लीवर है जिससे कौन सा रस रिलीज होता है? यही लीवर है जिससे पित्त रस रिलीज होता है। यही लीवर है जो किसका पाचन करता है? जो वसा का पाचन करता है। और यही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कही जाती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, लीवर को कहा जाता है। यही अग्नाशय पढ़ाया था मैंने कि ये अंग्राशय पैंक्रियाज किस हार्मोन को रिलीज करता है? तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। ये इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। सवाल पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? तो अग्नाशय या पैंक्रियाज से रिलीज होता है। तो जो सवाल पूछा था उस पे आते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी कि यकृत। यकृत से ही पित्त रस रिलीज होता है। यकृत में ही वसा का पाचन होता है। हमारा भोजन जब मुंह में जाता है तो हमारे भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? MPPSC में क्वेश्चन आया था कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अलग अलग दिया था, लीवर से, कि छोटी आंत से, अमाशय से। तो हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? हमारे मुंह में। तो हमारे मुंह से ही सबसे ज़्यादा पाचन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का। हमारे मुंह में लार होती है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। अमाशय में जाता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय के बाद फिर यकृत है, वहाँ पे वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा अवशोषित किए जाते हैं बॉडी द्वारा। और फिर बड़ी आंत में क्या होता है? जो अपशिष्ट बचता है, वेस्ट बचता है, वो बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत उस वेस्ट से नमक और पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा जो शरीर का पाचन तंत्र होता है वो था कि हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो रहा है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा है, यकृत लीवर में वसा का पाचन हो रहा है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत नमक और पानी को एब्जॉर्ब करती है,
तो ये सारी चीज़ें आएंगी साइंस में, हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। हाल ही में बिहार की 2 नई रामसर साइट घोषित की गई हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपके सिलेबस का पार्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन आना है, करंट इशूज से भी क्वेश्चन आना है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी और करंट इशूज दोनों को मिक्सअप करेंगे तो ये क्वेश्चन बनता है। हाल ही में बिहार की 2 नई रामसर साइट, 15 दिन पहले का करंट अफेयर्स है ये। अभी बिहार की 2 नई रामसर साइट्स बनी है, बताइए कौन कौन सी बनी है बिहार की 2 नई रामसर साइट। तो मैं आपको बता दूं कि रामसर साइट किससे संबंधित होती हैं? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, यानी कि वेटलैंड के संरक्षण से, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित होती हैं। कौन सी? रामसर साइट वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है रामसर साइट। और अभी हाल ही में बिहार की 2 नई रामसर साइट घोषित हुई हैं। बिहार की 2 नई रामसर साइट कौन सी हुई हैं? पहला है गोकुल जलाशय, आपको ये याद रखना पड़ेगा, करंट का क्वेश्चन है, पूछेगा। पहला है गोकुल जलाशय और दूसरा कौन सी है? उदयपुर झील। और यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल पूछ सकता है, क्योंकि उदयपुर झील नाम सुनते ही आपको लगेगा ये राजस्थान में है, लेकिन नहीं, ये बिहार में है। तो गोकुल जलाशय कहाँ स्थित है? गोकुल जलाशय स्थित है बक्सर में, और उदयपुर झील कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है। और इसके साथ ही भारत एशिया में सबसे ज़्यादा, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला देश कौन सा है? पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला देश इंडिया है। इसके पहले राजस्थान की 2 रामसर साइट घोषित की गई थी, मेनार और खीचन, अब घोषित कर दी गई है बिहार की। और कंफ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि इसमें ये नाम दिया हुआ है उदयपुर झील, तो आपको लगेगा ये राजस्थान का होगा पक्का, लेकिन ये उदयपुर झील राजस्थान में नहीं बल्कि बिहार के पश्चिम चंपारण में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को याद रखना है। अब इसके बाद अगर आप गलत करके आएंगे तो फिर आप में कंसंट्रेशन की कमी है, क्योंकि ये पूछेगा कि उदयपुर झील किस राज्य में स्थित नई रामसर साइट है, तो आपको लगेगा उदयपुर है, राजस्थान होगा, लेकिन नहीं, उदयपुर झील कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण के बिहार में स्थित है। और गोकुल जलाशय, ये 2 नई रामसर साइट घोषित की गई हैं इंडिया की, दोनों कहाँ स्थित हैं? दोनों बिहार में स्थित। तो ये दोनों बिहार की नई रामसर साइट हैं, गोकुल जलाशय बक्सर में, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में। और रामसर साइट क्या करती हैं? ये वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है। और पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाली कंट्री कौन सी है? पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाली कंट्री इंडिया है। इसके पहले वाला जो टेस्ट मैंने लिया था, ये तीसरा टेस्ट है ना आज, इसके पहले जो टेस्ट लिया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट है। मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन कौन सी? गोकुल रिजर्व और उदयपुर लेक। तो 2 कौन सी बन गई हैं? गोकुल जलाशय जो बक्सर में स्थित है, ये गोकुल जलाशय, और दूसरी कौन सी है? उदयपुर लेक जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो नई रामसर साइट कौन सी हो गई है? गोकुल जलाशय और उदयपुर लेक। उदयपुर लेक पश्चिम चंपारण में है, गोकुल जलाशय बक्सर में, और वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित होती हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बताइए। पॉलिटी वाले हिस्से में मध्य प्रदेश की पॉलिटी पूछ लिया तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस दी गए हैं 220, 230, 240, 250। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की एमपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं, आपको जानना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट पूछा था, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, तो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। तो विधानसभा पूछा था ना कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें हैं 230। चलिए आगे बढ़िए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? बताइए। इंटरनेशनल और जो नेशनल आपके संस्थान हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वर्तमान में कौन है? बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं बान की मून, एंटोनियो गुटरेस, कानान डेम्स-रूसोफ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये स्थापना वाली डेट आपको याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। दूसरी चीज़ क्यों हुई थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देशों में स्थिरता लाना था, आपसी सामंजस्य स्थापित करना था, लोगों में
जो सहजता का भाव है, आपसी सहचर्य का भाव स्थापित करना था, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए देशों में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ, सभी देश एक दूसरे से लड़ाई करके आए हुए थे, तो क्या किया जाए? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई कि ये क्या करेगा, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने का प्रयास करेगा, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा, जिससे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां निर्मित ना हो सके। तो संयुक्त राष्ट्र का काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। मैंने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा देशों के बीच बनी रहे, ताकि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां वापस निर्मित ना हो सकें। देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्लियर। और संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये जो संयुक्त राष्ट्र है, उसका निर्माण के पीछे कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरा आपसे सवाल है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ। आपको पता है कि मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछती हूँ? इसलिए ताकि आपके चीज़ें जो आपके मन में तो हैं वो रिवाइज हो जाएं एक बार। और जब चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को बार बार रिकॉल करता है, तो वो लॉन्ग टर्म तक चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, नाम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945। चलिए आगे बढ़िए। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? बताइए। जो सहरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? और ये सहरिया जनजाति बहुत सारी हेल्थ कंडीशन से भी गुजर रही है मध्य प्रदेश में, स्वास्थ्य इनका सही नहीं है। तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शिवपुर, डिंडोरी, सागर। बताइए कि जो सहरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए डायग्राम तो उतना अच्छा है नहीं मेरा, बट ठीक है। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर वाला भाग है, ये कौन कौन सा? श्योपुर, मुरैना, भिंड, फिर यहाँ शिवपुरी, गुना। इस वाले एरिया में कौन सी पाई जाती है? इस वाले एरिया में सहरिया जनजाति पाई जाती है। और ये सहरिया जनजाति बहुत सारे रीज़न से, जैसे कुपोषण इनमें बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। और ये जनजाति टीबी यानी कि क्षय रोग जिसे आप सब बोलते हैं, टीबी से रोग से ग्रसित है। तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो टीबी रोग से ग्रसित है, यानी कि क्षय रोग से ग्रसित है? तो वो कौन सी है? सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति पाई कहाँ जा रही है? श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, इन क्षेत्रों में पाई जा रही है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जा रही? शिवपुरी, शिवपुर वाले एरिया में। यहाँ पे श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, शिवपुरी है, गुना है, ग्वालियर है, ये ऊपर वाला रेंज है। तो यहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है। और सहरिया जनजाति वर्तमान में एक बहुत बड़ी कुपोषण की समस्या से या स्वास्थ्य समस्या से गुजर रही है, जो है टीबी। तो पूछा जाता है टीबी और क्षय रोग से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सफ़र कर रही है? तो कौन सी जनजाति सफ़र कर रही है? नाम याद रखना है, सहरिया जनजाति। ये सवाल पूछा जाता है कि टीबी यानी क्षय रोग से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की सफ़र कर रही है? तो वो है सहरिया जनजाति। कहाँ पाई जा रही है? शिवपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी वाले रेंज में। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी और शिवपुर। क्लियर। तो सहरिया जनजाति को टीबी रोग से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। बहुत सारे NGOs हैं जो इनके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें अभी भी टीबी रोग के लेके, और ये इसीलिए विलुप्त भी हो रही हैं। टीबी होता है, इलाज नहीं मिल पाता, लोग मर जाते हैं। विश्व में किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी भी तो आनी है आपके सिलेबस में। किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय हैं? बताइए, किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? आप सबके सामने ऑप्शंस है, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, फिलीपींस। किस देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं? तो एक्टिव वॉल्केनोज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो इंडोनेशिया है वो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर के पास किस एरिया में स्थित है? रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में स्थित है। मैंने आपको फर्स्ट जो टेस्ट डाला हुआ है, इसी तरह का MP कांस्टेबल का जो पहला वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैंने उसमें बताया था कि रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर वो क्षेत्र होते हैं जहां सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी लगभग
75% ज्वालामुखी और 90% भूकंपों के केंद्र होते हैं, भूकंपों के केंद्र होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो ये जो इंडोनेशिया है वो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस देश में एक्टिव वॉल्केनोज हैं? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित हैं। ये हमने जाना। सवाल आ जाएगा इंडोनेशिया में ही क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के चारों ओर जो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है वहाँ स्थित है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर वो क्षेत्र होता है जहां सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और जो भूकंप की एक्टिविटीज़ का केंद्र होता है। 75% ज्वालामुखी यहीं से उद्गमित होते हैं, 90% भूकंप यहीं आते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। और ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर। और यहाँ पे स्थित है इंडोनेशिया, इसीलिए इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं। तो अब समझ में आया कि इंडोनेशिया ही ऐसा क्यों है, क्यों जो जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में स्थित है और रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में ही ज्वालामुखी और भूकंप का केंद्र सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में ही आते हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसलिए इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो कैग हैं उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, मुझे ये बता दीजिए। ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। भारत के कैग क्या करते हैं? भारत में का जो भी आय व्यय भारत सरकार करती है, मतलब भारत सरकार जितना भी पैसे खर्चा करती है उस सभी चीज़ों को उसका लेखा परीक्षा करना कि कितना ऑडिट करना उस सभी चीज़ों को। तो ऑडिट करने का काम किसका है? कैग का होता है। कैग क्या करती है? भारत सरकार का जो पैसा होता है, भारत सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, भारत सरकार को किस चीज़ में कितना पैसा उसने लगाया, उस सभी चीज़ का ऑडिट करने का काम किसका होता है? कैग का होता है। और कैग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में है। अब जब भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में कैग है तो मैंने आपको बताया था जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो कैग की नियुक्ति भी किनके द्वारा हो जाएगी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगी, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। और मैंने बताया था जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लगभग मैक्सिमम स्थितियों में संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो मैक्सिमम राष्ट्रपति जी करते हैं। तो भारत के जो कैग हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में है। कैग का काम क्या होता है? भारत सरकार का जो भी आय व्यय का ऑडिट करना। वर्तमान में पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है? तो वर्तमान में भारत के कैग हैं के संजय मूर्ति जी। ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के कैग हैं के संजय मूर्ति जी। भारत के वर्तमान लेखा परीक्षक कौन है? महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति जी। तो भारत में कैग का प्रावधान, कैग का कार्य क्या है? भारत सरकार के आय व्यय को ऑडिट करना, लेखा परीक्षा करना। कैग का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 148 में है। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के वर्तमान कैग कौन है? के संजय मूर्ति जी। पूछा था कि भारत में कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में है। वर्तमान कैग कौन है? के संजय मूर्ति जी हैं। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? और मैं यहाँ पे एक शब्द और जोड़ रही हूँ, ये भारत की ही नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब बताइए, ये भारत की ही नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? वूलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, लोकटक झील। बताइए, भारत की और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। कैसी है? खारे पानी की झील है, ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर? और याद रखिएगा यही चिल्का झील रामसर साइट भी है। और रामसर साइट्स को मैंने क्या बताया था? ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित होती है, यानी कि वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित होती है। तो भारत और एशिया की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। स्थित कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और ये रामसर साइट भी है। इसी को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। एक सवाल ये पूछा था किसी एग्जाम में कि पक्षियों का स्वर्ग किस रामसर साइट को कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है चिल्का झील को।
और ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वूलर झील कैसी है? मीठे पानी की झील है, आप सबको पता है भारत में मीठे पानी की झील है। सामर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, खारे पानी की है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। केमलाम झाओ याद तो होगा आपको, भारत का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत की और पूरे एशिया की, भारत की और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा में स्थित है। रामसर साइट भी है ये, और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और बाकी आपको पता होनी चाहिए, वूलर मीठे पानी की है, सामर राजस्थान में स्थित है, लोकटक मणिपुर में स्थित। क्लियर? चलिए, महावीर स्वामी किस वंश के थे? बता दीजिए, महावीर स्वामी किस वंश के थे? इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जैन धर्म बौद्ध धर्म आएगा। महावीर स्वामी किस वंश के थे? लिच्छवी, शाक्य, इक्ष्वाकु, सातवाहन। महावीर स्वामी किस वंश के थे? तो महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश के थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, बिहार। कुंडग्राम वैशाली के पास स्थित है, ये बिहार में हुआ था। इनके माता पिता का नाम अधिकतर पूछा जाता है, तो इनकी माता जी का नाम था त्रिशिला। महावीर स्वामी जी की माता जी का नाम था त्रिशिला, और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइएगा मुझे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, बिहार में हुआ था, वैशाली के पास स्थित है। माता जी का नाम क्या था? त्रिशिला था। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। अब आप सबको मुझे बताना है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है? 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन? तो महावीर स्वामी किस वंश से रिलेट कर रहे हैं? इक्ष्वाकु वंश से। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, बिहार में हुआ। उनकी माता जी का नाम त्रिशिला था, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर? और किस धर्म से, किस वंश से थे? तो इक्ष्वाकु वंश से थे। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? बताइए, किसी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या दर्शाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं आप सबके सामने। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या, आइसोटोप संख्या। प्रोटॉन संख्या किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है कि किसी भी परमाणु के प्रोटॉन की जो संख्या है वही उसकी क्या कहलाती है? प्रोटॉन संख्या है उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटॉन संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जब साथ में पढ़ ही रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग किसे बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो मेरा यहाँ एक साथ बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब चीज़ें एक साथ बता दी जाती हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होता। जैसे सोडियम लेके चलते हैं अपन, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 11। तो हमेशा जो प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी परमाणु में वही क्या कहलाती है? उस वस्तु की परमाणु संख्या कहलाती है। तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो परमाणु संख्या कहलाएगी। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या। अब अगर पूछ ले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाएगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। तो ये जो द्रव्यमान संख्या ऊपर दी हुई है इसमें किसका किसका योग हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और जबकि परमाणु संख्या में क्या था? सिर्फ प्रोटॉन थे। तो ये याद रखना है आपको कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉनों की संख्या। जितने परमाणु संख्या होगी, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 11 होती है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। और किसी भी तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या में अंतर पता होना चाहिए आपको। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। और पूछा क्या था? प्रोटॉन्स की संख्या। तो प्रोटॉन्स की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। प्रोटॉन्स की संख्या पूछ लेता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या तो फिर ये द्रव्यमान संख्या हो जाती। क्लियर? तो प्रोटॉन्स की पूछा था तो इस वजह से ये परमाणु संख्या हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, किस आर्टिकल में वर्णित है? इम्पीचमेंट जो है महाभियोग राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61, 53, 52, 75। तो महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर हमने कहाँ से ली है? राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? किसके कॉन्स्टिट्यूशन से? अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और किस आर्टिकल में है? तो महाभियोग प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग
ली कहाँ से गई है? अमेरिका से। और किस आर्टिकल में है? 61। राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने बताया था आपको। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 में क्या है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। 55 में चुनाव प्रक्रिया है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है। 60 में शपथ का वर्णन है और 61 में महाभियोग है। मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जान लेते हैं यहाँ पे, बाकी तो फिर ठीक है। देखिए, जो 52 है वो बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। 53 हमें ये बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 बताता है। 54 हमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। 55 हमें राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है। 56 हमें उनके कार्यकाल के बारे में बताता है। 57 हमें पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताता है। 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताता है। 60 हमें बताता है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में और 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के बारे में। और आपको परेशान नहीं होना है, मैं धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड रिवाइज करवा दूंगी इसी तरीके के MCQ प्रैक्टिस के दौरान। तो हमने क्या जाना कि आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है। 55 में याद रखना है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, उसका प्रावधान है आर्टिकल 56 में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होगा। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन, कि अगर कोई राष्ट्रपति एक बार बन गया है तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, वो आर्टिकल 57 में है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए किसी व्यक्ति में कि वो राष्ट्रपति बन पाए, क्लियर। और 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। तो ये धीरे धीरे आर्टिकल्स आपको रिवाइज हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है। तो पूछा क्या था? महाभियोग, कि ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया हमने किस आर्टिकल में है? तो महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 में। और हमने कहाँ से ली है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया? अमेरिका से ली है। 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, क्लियर। 75 तो फिर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से रिलेटेड है वो। तो महाभियोग प्रक्रिया संविधान के किस आर्टिकल में है? याद रखना है, महाभियोग प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 61 में है। और ये जितने आर्टिकल्स हैं वो आपको धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारे आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये ज़रूर बता दिया करिए कि ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं। जब आप ये बता देते हैं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगले दिन क्लास लाने का। तो इसलिए मैं कहती रहती हूँ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा उस वीडियो को जो लोग चाहते हैं पढ़ना लेकिन वो पेड कोर्सेज नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं है साधन संसाधन, सबके पास सुविधाएं नहीं होती हैं उस तरीके की। तो अगर फ्री में कोई कंटेंट मिल रहा है तो क्यों ना उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन्हें आप चाह रहे हैं कि उन तक सिलेक्शन हो जाए इस बार, तो उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस राज्य से, तो वो ज़रूर बताइएगा आप सब। हाँ, कई लोगों का एक मैसेज आया है, बहुत कॉमन मैसेज है कि नए वीडियो जब अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है। 2 कारणों से नहीं आता है, या तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल तो बेल आइकॉन नहीं दबाया होगा। जब आप बेल आइकॉन दबाएंगे तभी आपको चैनल का जो नोटिफिकेशन है नए वीडियो का तभी मिल पाएगा आपको। तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। इस वजह से ये समस्या आ रही है कि जब नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, या तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा या तो दूसरा कारण है बेल आइकॉन नहीं दबाया होगा। अगला सवाल है, एल नीनो घटना किससे संबंधित है? एल नीनो किससे संबंधित है? पृथ्वी की गति से, सौर गतिविधि से, महासागरीय तापमान में असामान्यता से, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से। एल नीनो जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। एल नीनो का भारतीय जो जलवायु है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। तो एल नीनो की घटना क्या है, मुझे ये बताइए कि एल नीनो क्या है, बताइए। एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक ऐसी घटना है, प्रशांत महासागर में होने वाली, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होने वाली, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होने वाली एक ऐसी घटना है जिससे समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। समुद्र के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि होती है, समुद्र के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो एल नीनो कौन सी घटना है? एल नीनो घटना के कारण क्या होता है, जो प्रशांत महासागर का जो रेंज होता है वहाँ होने वाली एक ऐसी मौसमी घटना जिसमें समुद्र सतह का जो पानी होता है उसमें
वो पानी अधिक गर्म हो जाता है। भूमध्य रेखा के पास जो समुद्र सतह का पानी स्थित होता है वो असमान रूप से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो एल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर के चारों ओर होने वाली एक कैसी घटना है? एक मौसमी घटना है। एक ऐसी मौसमी घटना जिसके कारण भूमध्य रेखा के आसपास स्थित जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनका पानी का तापमान बढ़ने लग जाता है। तो एल नीनो घटना किससे संबंधित है? एल नीनो घटना का संबंध है महासागरीय तापमान में असमानता से। महासागरीय तापमान में असमानता से कि जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है भूमध्य, वहाँ पे एक मौसमी परिवर्तन होता है, एक मौसमी घटना होती है जिसमें भूमध्य रेखा के आसपास जो भी समुद्री क्षेत्र स्थित होते हैं उन समुद्रों का तापमान, उन समुद्रों के पानी के तापमान में असमान रूप से वृद्धि देखने को मिलती है। तो एल नीनो क्या है? एक मौसमी घटना जिसके कारण समुद्र के पानी का तापमान बढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि एल नीनो क्या है। एल नीनो घटना के कारण क्या होता है? महासागरीय तापमान में असमानता या महासागरीय तापमान बढ़ जाता है। तो एल नीनो घटना किससे संबंधित है? समुद्र के तापमान बढ़ने से या समुद्र के पानी के तापमान के बढ़ने से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रशांत महासागर में होने वाली एक मौसमी घटना है। क्लियर? ये याद रखिएगा कि एल नीनो क्या है? इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ तो चीज़ें रिकॉल होंगी कि किसी ने बताया था कि एल नीनो एक मौसमी घटना होती है जिसके कारण जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के पास जो समुद्री क्षेत्र स्थित होते हैं वहाँ का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लग जाता है। तो एल नीनो किससे संबंधित है? महासागरीय तापमान में असमानता से संबंधित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? मुझे बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? सबसे बड़ा जलप्रपात मध्य प्रदेश का कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, धुआंधार, बहुतरा, राजतिलक, चचाई। बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल तो बहुटी जलप्रपात है, ठीक है, आप सबको पता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? बहुटी जलप्रपात है, सेलर नदी पर है, रीवा में स्थित है। क्लियर? और दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है चचाई। तो बहुटी तो दिया नहीं हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर वाला चचाई। इस तरह कंफ्यूज करता है, इसलिए आपको सब पता होना चाहिए, पहला भी पता होना चाहिए, दूसरा भी पता होना चाहिए। और इस तरीके से कंफ्यूज करेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात पहला नहीं देगा, दूसरा दे देगा, तो फिर आपको दूसरा सही मानना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का सेकंड कौन सा है? चचाई जलप्रपात है, बीहड़ नदी पर है, ये बीहड़ नदी पर है। और कहाँ स्थित है? ये भी रीवा में ही स्थित है, तो याद रखिएगा। क्लियर? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, सामान्य तौर पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात है। कितने मीटर है ये? 198 मीटर। क्लियर? तो बहुटी जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये बहुटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर स्थित है। नदी याद रखिएगा, सेलर नदी। सेलर नदी पर स्थित है, रीवा जिले में है। और दूसरा कौन सा है? चचाई, बीहड़ नदी रीवा में स्थित है। और इसकी कितने मीटर है? ये 130 मीटर। इसकी ऊंचाई 130 मीटर, ये याद रखिएगा। अब देखिए, पहला नहीं दिया, सेकंड दे दिया, तो आपको ऐसे भी प्रिपेयर होके जाना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? बहुटी। किस नदी पर है? सेलर नदी पर, रीवा जिले में स्थित है। 198 मीटर इसकी ऊंचाई है, 198 मीटर। क्लियर? और दूसरा कौन सा है? दूसरा है चचाई। दूसरा कौन सा है? चचाई है। और कहाँ स्थित है? बीहड़ नदी रीवा पे स्थित है और इसकी ऊंचाई 130 मीटर। क्लियर? तो याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चचाई होगा, लेकिन याद रखना है ये सेकंड है। फर्स्ट कौन सा है? बहुटी। सेकंड नंबर पे चचाई। दोनों रीवा में स्थित हैं, लेकिन बहुटी कितने ऊंचाई पे है? 198 मीटर की। और चचाई कितने पे है? 130 मीटर की। बहुटी किस नदी पर है? सेलर नदी पर। और चचाई किस पे है? बीहड़ नदी पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। नर्मदा ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहने वाली नदियां हैं? बताइए। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों किस दिशा में बहने वाली नदियां हैं? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। आप सबको पता है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां कहाँ से कहाँ बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। लेकिन हमारी नर्मदा और ताप्ती, जो हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो कहाँ से कहाँ बहती हैं? देखिए, यहाँ है अरब सागर, यहाँ है अरब सागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। जो नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो यहाँ गिरती हैं, लेकिन जो हमारी नर्मदा और ताप्ती हैं वो कहाँ गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये
पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और यहाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो ये कहाँ से कहाँ बह रही हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं? नर्मदा और ताप्ती। तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, लेकिन नर्मदा उल्टा बहती है और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा क्या बनाती है? जहाँ बाकी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं तो नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होती है? जहाँ नदियों का पानी किससे मिलता है? समुद्र के पानी से मिलता है, उसी को एस्चुरी कहते हैं। जहाँ नदी का जो मीठा पानी है समुद्र के खारे पानी से मिक्स होता है, उसी क्षेत्र को एस्चुरी कहा जाता है। तो कभी कभी लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है कि एस्चुरी क्या होता है। तो एस्चुरी वो क्षेत्र होता है जहाँ नदियों का जो मीठा पानी होता है, नदियों का जो पानी होता है, नदियों का जो मीठा पानी होता है वो किससे मिलता है? वो समुद्र के खारे पानी से मिलता है। वही क्षेत्र एस्चुरी कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहें तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। क्लियर? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो अब आपको याद रहेगा कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। और नर्मदा क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी क्या होती है? जहाँ नदियों का पानी, मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। क्लियर? और दिशा भी हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISP का मतलब क्या होता है? बताइए, ISP का मतलब क्या होता है? ISP का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं आप सबके सामने। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सिस्टम प्रोग्रामर, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ISP का मतलब क्या होता है? बताइए, फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपके। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। देखिए, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी कंपनियां इंटरनेट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती हैं उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। जैसे कि एयरटेल, जियो, ये सब क्या करती हैं? ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनियां आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती हैं उन्हें इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या ISP कहा जाता है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये कौन कौन सी कंपनियां होती हैं? जैसे एयरटेल है, जियो है, ये कई जगह आपके टावर इस्टेब्लिश करती हैं, हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करती हैं। तो इसलिए ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं? एयरटेल है, जियो है और बाकी जो कंपनीज हैं। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्योहार आने हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य, आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्जाम में। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा से, बिहार से, राजस्थान से, असम। कहाँ से संबंधित है छऊ? छऊ कई जगह किया जाता है। बेसिकली छऊ कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे छऊ झारखंड में भी होता है, छऊ उड़ीसा में भी होता है। इसे वहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल में भी होता है। तो ये कई सारे राज्य हैं जहाँ छऊ नृत्य होता है। और जैसे सरायकेला कहा जाता है झारखंड में, छऊ को कहा जाता है सरायकेला छऊ। तो ये कहाँ कहा जाता है? झारखंड में। यहाँ कहा जाता है मयूरभंज छऊ। तो अलग अलग क्षेत्र में छऊ के अलग अलग नाम होते हैं। और ये बेसिकली रामायण और महाभारत की जो पौराणिक कथाएं होती हैं उस पर आधारित एक मंचन किया जाता है। इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं वो चेहरे पर मुखौटा पहनते हैं और चेहरे पर मुखौटा पहन के ये छऊ नृत्य किए जाते हैं। और ये जो छऊ नृत्य है वो बेसिकली किस पे डिपेंड होता है? ये मार्शल आर्ट से संबंधित एक डांस, मार्शल आर्ट से संबंधित डांस है। और इसमें किसका वर्णन होता है? रामायण और महाभारत की जो कथाएं होती हैं उनका मंचन किया जाता है। क्लियर? चेहरे पे मुखौटा पहन के। तो ये जो छऊ है वो बेसिकली कहाँ कहाँ होता है? जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, अलग अलग जगह होता है। यहाँ सरायकेला छऊ कहते हैं, यहाँ मयूरभंज, यहाँ वेस्ट बंगाल में शायद पुरुलिया बोला जाता है, पुरुलिया छऊ को ये होता है। तो अलग अलग रेंज में, क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। छऊ एक तरह का मार्शल आर्ट है, आपको ये जरूर याद रखना है। मार्शल आर्ट रिलेटेड डांस है जिसमें जो आर्टिस्ट होते हैं वो चेहरे पे मुखौटा पहन के डांस करते हैं। रामायण महाभारत से रिलेटेड इसमें कहानियों का मंचन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा, क्योंकि ऑप्शन में इन तीनों में से क्या ऑप्शन दिया गया है? उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बाकी आपको याद रखना है कि छऊ झारखंड में भी होता है, छऊ वेस्ट बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, अलग अलग नाम से। क्लियर? तो छऊ नृत्य ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरह का मार्शल आर्ट है, ये याद रखिएगा। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? बताइए, जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है?
ऑप्शन है आप सबके सामने ठोस, द्रव, वायु, निर्वात। देखिए, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों माध्यम की आवश्यकता होती है? क्योंकि जो ध्वनि है वो एक तरह से यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंगें हैं। और हमें पता है कि यांत्रिक तरंगों को ट्रेवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कौन कौन से होते हैं? जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि यांत्रिक तरंग है। क्यों यांत्रिक तरंग है? क्योंकि यांत्रिक तरंगें वो कहलाती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक और तरंग होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो कौन सी होती है? वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। साइंस आना है आपके सिलेबस में, तो उससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाएंगे। तो अगर पूछ लेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग या ऐसी कौन सी तरंगें हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो कौन सी तरंगें हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो वो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। और विद्युत चुंबकीय तरंगें चूंकि माध्यम की आवश्यकता उनको होती नहीं है, इसलिए वो निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, यांत्रिक तरंगें जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है। और दूसरी कौन सी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अब आ जाते हैं सवाल में। सवाल कह रहा है कि ध्वनि की सबसे अधिक गति, ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति किस माध्यम में होती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है? तो आप मुझे बताइए कि ठोस है, उसमें कण सबसे ज़्यादा पास पास में है। जब ठोस में सबसे ज़्यादा कण पास पास में है तो उसको जगह तो मिलेगी नहीं, तो ध्वनि तेजी से उसमें गति, जो ध्वनि की गति है वो तेज होगी। तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा तेज किस में होती है? ठोस में होती है। लेकिन ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए सबसे ज़्यादा माध्यम ये तीनों चाहिए, क्योंकि ध्वनि यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगों को ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए, और ये माध्यम तीनों होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करती है? तो सबसे तेज ठोस में ट्रेवल करती है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? कण ठोस में पास पास होते हैं। जब कण ठोस में पास पास होते हैं तो ध्वनि तरंगें तेजी से संचरित होती हैं। कण पास पास है तो ध्वनि तरंगें तेजी से ठोस में संचरित होती हैं। इसीलिए ध्वनि तरंगें सबसे ज़्यादा किस में संचरित होती हैं? किस माध्यम में सबसे तेज? ठोस में, क्योंकि इनके कण पास पास में है। तो इस वजह से इन तरंगों का जो संचरण होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग, जिसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी तरंगें हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो निर्वात में भी गमन करती हैं। यांत्रिक तरंग जिसे ध्वनि तरंग है, ये सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करती है? ठोस में ट्रेवल करती है, सबसे तेज। क्यों? क्योंकि इसमें कण पास पास होते हैं, तो इस वजह से जगह मिलती नहीं है और वो ध्वनि तेजी से संचरित हो पाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ठोस में सबसे स्पीड से संचरित होती है ध्वनि तरंग। क्लियर? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बताइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को कौन बुलाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 108 में है। ये प्रावधान हमने किस देश से लिया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। संयुक्त बैठक किस स्थिति में बुलाई जाती है? जब मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा को पारित करके भेज रही है, राज्यसभा उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे रही है, वापस लोकसभा को लौटा रही है, या कोई विधेयक राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा जाता है, लोकसभा उस पर सहमति नहीं दे रही है, बार बार लौटा रही है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। एक पारित करके भेजता है, दूसरा अस्वीकार कर देता है, साथ बैठ लो, साथ मिलकर डिस्कस कर लो, तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी कि एक बार यहाँ से पारित करवाओ, फिर दूसरा वापस भेज रहा है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत बुला रहे हैं? आर्टिकल 108 के अंतर्गत। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 108 में है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे, जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों को मंजूरी नहीं मिल पा रही होगी दोनों सदनों की। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। 108 आर्टिकल में संयुक्त बैठक है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये प्रावधान। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अशोक का शिलालेख पाया गया है? बताइए, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर, एमपी के कौन सा स्थान है जहां अशोक का शिलालेख पाया गया है? ऑप्शन है आप सबके सामने, सांची, एरन, सोहगोरा, गुना। कहाँ पे अशोक का शिलालेख मिला है? बताइए।
कहाँ अशोक का शिलालेख मिला है? तो अशोक का शिलालेख मिला है सांची, रायसेन, एमपी के सांची से अशोक का शिलालेख मिला है। और इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? सांची को यूनेस्को में शामिल किया गया है 1989 में। 1989 में सांची को यूनेस्को में शामिल किया गया है और यही मध्य प्रदेश का स्थान है जहां अशोक का शिलालेख भी पाया गया है। क्लियर? एक सवाल और आता है कि जो सांची है वो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, सांची किस नदी के किनारे है? सांची बेतवा नदी के किनारे है। क्यों बेतवा नदी के किनारे है? क्योंकि भोपाल से लगभग 43 किलोमीटर कुछ दूरी पे है और वहाँ वाले रेंज में कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी। तो अगर पूछ ले कि सांची किस नदी के किनारे है, तो सांची बेतवा नदी के किनारे है। तो मध्य प्रदेश में अशोक का शिलालेख, मध्य प्रदेश में अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश में अशोक का शिलालेख मिला है सांची। सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1989 ईस्वी में शामिल किया गया। सांची किस नदी के किनारे है? तो सांची बेतवा नदी के किनारे। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अशोक का शिलालेख सांची, सांची यूनेस्को में 1989 में। सांची कहाँ स्थित है? एमपी के रायसेन में। किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, बेतवा नदी के किनारे है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जल्दी बता दीजिए कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? नेहरू जी ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, के एम मुंशी जी ने। तो आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जो मौलिक अधिकारों की संरक्षण के लिए रिट प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट, उससे संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के ही अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किसमें है? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार भी आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 32। रिट क्या होती हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करती है। जैसे हॉबियस कार्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है। और ये क्या कहलाता है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसे संविधान की आत्मा किन्होंने कहा था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। क्लियर? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। और आर्टिकल 32 क्या करता है? ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है जो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर? जैसे हॉबियस कार्पस है, परमादेश है इत्यादि। और हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि हाई कोर्ट्स के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा क्षेत्राधिकार है रिट जारी करने का, वो ज़्यादा पावरफुल वाली स्थिति में है हाई कोर्ट। क्लियर? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। और हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार ज़्यादा है। मैंने पहले टेस्ट में सवाल किया था ना आपसे कि मुझे ये बताइए कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट के? पूछा था मैंने। किस देश में हाल ही में पहली बार चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है? किस देश ने चंद्रमा के जो साउथ पोल है वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है? चंद्रमा के सॉफ्ट ध्रुव पर पहली बार साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत, रशिया, चाइना, अमेरिका। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा का कौन सा? साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला या साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? हमारा भारत। और कब बना है? 23 अगस्त 2023। और 23 अगस्त 2023 को कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था? तो आप सबको नाम पता होना चाहिए, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के अंतर्गत भारत दुनिया में पहली बार चंद्रमा के सॉफ्ट पोल यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। डेट क्या थी? 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होता है और इस चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा का जो साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ है? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 ने क्या सक्सेस पाई है? ये चंद्रमा का जो साउथ पोल है यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है।
तो इस वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वही पूछा भी था कि किस देश ने हाल ही में पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। तो चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला देश बन गया है भारत। चंद्रयान 3 मिशन था। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ है? 23 अगस्त 2023। क्लियर? तो कौन सी फर्स्ट कंट्री बन गया है? इंडिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। मध्य प्रदेश को खनिज राजधानी किसे कहा जाता है? एमपी की खनिज राजधानी किसे कहा जाता है? बताइए। एमपी की जो खनिज राजधानी है, एमपी की खनिज राजधानी किसे कहा जाता है? मिनरल्स कैपिटल इंडिया की नहीं, एमपी की, मध्य प्रदेश की पूछा है। मध्य प्रदेश की खनिज राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बालाघाट, सतना, सिंगरौली, रीवा। और मैं आपको बता दूं, ये खनिज राजधानी ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कही जाती है। इस खनिज राजधानी को ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो बताइए, मध्य प्रदेश की खनिज राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की खनिज राजधानी से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्शंस उत्पन्न होते हैं। कोई कहता है कि जहाँ मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है उसे कहा जाना चाहिए, कोई कहता है सिंगरौली को कहा जाना चाहिए क्योंकि ये भारत की ऊर्जा राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की खनिज राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयला जैसे इस्पात बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला, इस्पात ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और भारत की मध्य प्रदेश की खनिज राजधानी और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयले के भंडार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कोयले भंडार भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की खनिज राजधानी कह लीजिए, ऊर्जा राजधानी कह लीजिए सिंगरौली। क्लियर? चलिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? साइंस से एक रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एसआई मात्रक का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम सबसे आता है वो चीज़ें, लेकिन हम रिवाइज़ नहीं करते हैं। जब हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हमें एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन्स होते हैं। जब कन्फ्यूज़न होते हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, एक नंबर गलत होता है और इस एक नंबर से आप बाहर हो जाते हैं। तो अच्छा क्या है? अच्छा ये है ना कि हम पढ़ के चले जाएँ, अच्छा ये है कि हम रिवाइज़ करके चले जाएँ। क्यों करनी है सिली मिस्टेक्स? क्यों एक नंबर से बाहर होना है? क्यों हमारे रिग्रेट रह जाए कि हम एक नंबर से बाहर हो गए? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताइए। ऑप्शंस दिया गया है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वॉट। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक है विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ओम किसका एसआई मात्रक है? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक है ओम। वोल्ट किसका है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। क्लियर? और वॉट किसका है? पावर यानी कि शक्ति का, पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक है वॉट। तो आपको याद होना चाहिए ये एसआई मात्रक की विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। वोल्ट किसका है? विद्युत विभव का है। ओम किसका है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का है। और वॉट किसका है? पावर का है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। कंप्यूटर में यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का कंप्यूटर में फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। यूआरएल का कंप्यूटर में फुल फॉर्म क्या होता है? बता दीजिए, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर। बताइए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, देखिए ऑप्शंस बताइए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर जब भी कोई आपको वेब पेज सर्च करना होता है, इंटरनेट पर जब भी आपको कोई वेब पेज सर्च करना है, कोई इमेज सर्च करनी है, तो आप किसका यूज़ करते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए, किसी भी इमेज को सर्च करने के लिए। वही कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आप डालते हैं और उससे आपको कोई भी वेब पेज खुल जाता है, या किसी भी प्रकार की आपको इमेज है या फाइल है, इवन वो फाइल ही क्यों ना हो, वो ओपन हो जाती है। तो इंटरनेट पर किसी भी तरह का वेब पेज है, इमेज है, फाइल है, उसको ओपन करने के लिए एक एड्रेस डालना पड़ता है। वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए आगे बढ़िए। एशिया कप 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? एशिया कप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा था। करंट, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों का पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एशिया कप है, एशिया कप 2025, वो कब से कब तक हुआ था? तो 9 सितंबर से लेके कब से कब तक हुआ था बताइएगा, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं बताइए? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव या शिवम दुबे। बताइए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? मुझे हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा पता होगा।
मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग अपडेट रहते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। तो बताइएगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है। मैं ही बता दूं, अभिषेक शर्मा रहे हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही है। उस मैच में तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और 9 सितंबर से कब तक बताया था मैंने एशिया कप? मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, अभी एशिया कप से रिलेटेड क्वेश्चन किया है मैंने। 9 सितंबर से कब तक, किस सितंबर तक हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी बताइए। यूएई में हुआ था। मुझे बताइएगा 9 सितंबर से कब तक हुआ था, इसके पहले ही बताया था मैंने आपको। आगे बढ़ें। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए। जो भगोरिया त्यौहार है वो कौन मनाता है? जो भगोरिया त्यौहार है, त्योहारों से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर त्योहार अलग से, त्योहारों वाला सेक्शन। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड, कोरकू, भील, सहरिया। तो भगोरिया नृत्य मैंने पूछा भी था ना आपसे कि भगोरिया कौन मनाता है, तो भगोरिया मैं नहीं बता रही, चलिए मध्य प्रदेश वाले बताइएगा कि भगोरिया किसके द्वारा मनाया जाता है। मैंने जब पूछा ही है आपसे तो मैं क्यों बताऊं। मैंने वहाँ पे जब भील पढ़ाई थी तो मैंने बोला था ना कि बताइएगा मुझे कि भगोरिया किसके द्वारा मनाया जाता है त्यौहार, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि भगोरिया किसके द्वारा मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, हालांकि नाम से ही स्पष्ट है किसके द्वारा मनाया जाएगा, बट फिर भी मुझे एक बार बताइएगा आप सब। जब आप क्वेश्चन सर्च करते हैं ना तो अच्छा ये होता है कि वहाँ पर आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती हैं। मेरा सिर्फ बार बार पूछने का मतलब यही रहता है आपसे, क्योंकि संवाद इसी तरीके से होता है। क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये अंतिम सवाल था आपका भगोरिया, फिर इसके बाद सवाल नहीं है। आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, नहीं तो मैं अगला वीडियो नहीं लाऊंगी, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं अगला वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना है। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं ऐप बता दीजिए, कोई ऐप में आप पढ़ा रही हैं। मैं किसी ऐप में नहीं पढ़ा रही हूँ, जो भी है यूट्यूब पे है, फ्री है, कोई ऐप नहीं है, किसी भी तरह का पेड कोर्स नहीं है। बहुत मैसेजेस आते हैं आप सबके, आपका कोई कोर्स चल रहा है, हमें उसमें मेंबरशिप चाहिए। कोई कोर्स नहीं है, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं। बस एक मोटिवेशन ये मिल जाता है कि जब आपकी लाइक्स और कमेंट्स देखने मिल जाते हैं, जब आप बता देते हैं क्लास कैसी लगी है, नेक्स्ट सेशन लाना है, तो अगले दिन वीडियो लाने का एक मोटिवेशन मिल जाता है। बस इसलिए कहती हूँ मैं, और शेयर के लिए सिर्फ इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मेंशन करती हूँ। शेयर इसलिए कर देना है कि आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जिनके एग्जाम्स में जीएस आ रहा है, जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, एसएससी वाले हों, एमपी कांस्टेबल हो, एसआई वाले हो, जीएस सब में आना है। और ये जीएस का ही पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो जो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रहे हैं वो उनके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवाल आते हैं, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीएस का यही पार्ट आता है। तो एटलीस्ट जीएस तो स्ट्रांग होगा आपका। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पोस्टर बस में नहीं जाना है कि वो पोस्टर में एक स्पेसिफिक एग्जाम दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीएस है, जीएस सारे एग्जाम्स में आता है। और हाँ, जिनका ये समस्या है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, या तो बेल आइकॉन नहीं दबाया है। और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक आप सबने मुझसे पूछी हो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बताइएगा कैसी लगी है क्लास, आप कहाँ से क्लास देख रहे हैं। मिलते हैं अगले ही क्लास में। जय हिंद, जय भारत।